अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। T20 क्रिकेट हमेशा से गैर यकीनी, तेज़ रफ्तारी और लम्हों में पलट जाने वाला खेल रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात यही फॉर्मेट टीम्स की कमज़ोरियों को सबसे ज़्यादा बेनकाब भी कर देता है। जैसे कि आईसीसी वर्ल्ड T20 के बड़े मुकाबले में भारत के हाथों पाकिस्तान की 61 रन्स की शिकस्त महज एक मैच का नतीजा नहीं, बल्कि इस शिकस्त ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आया पाकिस्तानी टीम दबाव के बड़े मुकाबलों के लिए वाकई तैयार भी है, और क्या वो बड़े मैच में दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत, पोटेंशियल रखती है। भारत की जानिब से 176 रन्स के हदफ के ताकुब में कौमी टीम का सिर्फ 114 रन्स पर ढेर हो जाना इस बात की वाज़ेह अलामत है कि मसला सिर्फ हदफ के बड़ा होने का नहीं था, बल्कि असल खराबी मनसूबाबंदी, आसाबी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत और मैदान में फैसलों के मयार में नजर आई, जिससे शायकीन क्रिकेट भी खासे मायूस नजर आए। अब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर नजर डाली जाए तो सिर्फ उस्मान खान ने कदरे बेहतर बल्लेबाजी की और उन्होंने 34 गेंदों पर 44 रन बनाए, लेकिन 7 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो पाए, जो इस बात का सबूत है कि बैटिंग यूनिट मजमूई तौर पर फ्लॉप रहा है और किसी ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान के 7 बैटर्स मजमूई तौर पर सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 6, बाबर आजम 5, कप्तान सलमान आगा 4, मोहम्मद नवाज 4, जबकि उस्मान तारिक, अबरार अहमद और साहबजादा फरहान 0 पर आउट हुए। यही पाकिस्तानी बल्लेबाजों की सबसे बड़ी गलती दिखाई दी कि पाकिस्तानी बैटर्स ने पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की बजाय गैर ज़रूरी शॉट्स खेलने की कोशिश की। T20 में आगाज़ बहुत आम होता है, क्योंकि अगर इब्तदाई 6 ओवर्स में विकेटें गिर जाए तो बाकी इनिंग्स दबाव में खेलनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की ओपनर से ये तवक्को थी कि वो कम अज़ कम एक मजबूत बुनियाद फराम करेंगे, लेकिन वो या तो जल्दबाजी का शिकार हुए या फिर भारतीय बॉलर्स के मंसूबे को समझने में नाकाम रहे। मिडिल ऑर्डर का किरदार भी मायूस कुन रहा, जहाँ तजर्बाकार खिलाड़ियों से ये उम्मीद थी कि वो इनिंग को संभाला देंगे, लेकिन उनकी शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन दोनों कमज़ोर दिखाई दिए। T20 में मैच बड़े शॉट्स काफ़ी नहीं होते, बल्कि सिंगल और डबल्स के जरिए भी स्कोर को हरकत में रखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच में ना कर सका। और बॉलिंग के शोबे में भी गो के अच्छे लम्हात दिखाई दिए, जैसा कि सलमान अली आगा ने जो अभिषेक शर्मा है उनकी विकेट हासिल की और यूँ 2 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए। फिर 15वें ओवर में साइम अयूब ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 15वें ओवर में 2 भारतीय बल्लेबाजों की विकेटें हासिल की। इस ओवर की दूसरी बॉल पर उन्होंने तिलक वर्मा को LBW किया। तीसरी बॉल पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट किया और इसी ओवर की चौथी बॉल पर साइम ने तीसरे बैटर शिवम दुबे को तकरीबन आउट कर दिया, लेकिन रिव्यू में भारतीय बल्लेबाज के इस आउट को नॉट आउट करार दिया गया और इस तरह साइम अयूब की हैट्रिक होते हुए रह गई। लेकिन मजमूई तौर पर भारत को 176 रन तक महदूद ना कर पाना पाकिस्तानी बॉलिंग का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। इब्तदाई ओवर्स में लाइन और लेंथ का तसलसल बरकरार ना रखना, वाइड्स और यॉर्कर्स की बजाय गैर ज़रूरी बॉल्स करना, वो गलतियाँ थी जिनका फ़ायदा भारतीय बैटर्स ने खूब उठाया और यही वजह थी कि शाहिन अफरीदी महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। और बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इन पर्टिकुलर, खुद इवन शाहिद अफरीदी ने ये कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो शादाब को, बाबर को, शाहीन अफरीदी को बेंच पे बिठा देते, बाहर कर देते, कुछ और प्लेयर्स को मौका देते। अब सिचुएशन ये है इस टूर्नामेंट के अंदर कि पाकिस्तान का 18 फरवरी को मैच नमीबिया के साथ होने जा रहा है और नमीबिया से अगर पाकिस्तानी टीम बदकिस्मती से हार जाती है, वो होना तो नहीं चाहिए, अगर हारती है तो फिर वो जो टॉप 8 है उसके अंदर जगह बनाने में नाकाम रहेंगी, जो यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। एट टाइम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्यूएट किया जा रहा है और क्या एक्सपेक्टेशंस है। इरफान ज़हीर साहब ने मैं ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब देखिए, बात नमीबिया पे आ गई है। 18 फरवरी को पाकिस्तान नमीबिया से मैच खेलने जा रहा है और अगर नमीबिया, यानी आप ये भी एक फाइनल मैच समझा जा रहा है, अगर नमीबिया से हम हार जाते हैं तो फिर टॉप 8 पे जगह नहीं बना पाएंगे। हाउ डू यू एनालाइज दिस परफॉर्मेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ी लंबी कंटिन्यूटी है सर, ये कोई इसको सम अप करना मेरा ख्याल है बहुत लंबा टाइम इसके लिए खैर चाहिए, बट मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से टाइम में इसको सम अप कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि जो आपकी टीम सिलेक्शन थी वो बड़ी वेयर्ड थी, उसको बैलेट पे नहीं किया गया। आप देखें कि आपका जो सेकंड ईयर की क्रिकेट है बेस्ट जो है वो पाकिस्तान से ए है, पाकिस्तानी शाहीन है। उन बच्चों ने अभी रिसेंटली आपको राइजिंग एशिया कप जिताया। एशिया कप आपने देखा कितना शानदार परफॉर्मेंस दी और वही लड़कों ने डोमेस्टिक में भी बड़ा शानदार किया, जिसमें सबसे टॉप पे मास सदाकत है, बेस्ट टूर्नामेंट का वो प्लेयर बनते हैं। और उस टाइम जब भारतीय कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि अगर स्टेट वेज को टीम में नहीं डालते। फिर अहमद दानियाल है जो आपको लास्ट ओवर करते हैं, फिर सुपर ओवर करके मैच जिताते हैं, फुल मांगते हैं। और जब आप दूसरी तरफ रोना रो रहे हैं कि हमारे पास डेथ बॉलिंग के लिए बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर कोई नहीं है, तो जो था उसके साथ आपने क्या किया। तीसरा, आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल जो स्पिन बॉलिंग के अंदर डेवलप हो रहा था वो सुफियान मुकीम था।
पहले आप उसको बिट्स एंड पीसेस में खिलाते रहे, रेगुलर कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए। जब वो डेवलप हो गया, उसकी बॉल सही जगह पे लैंड करना शुरू की, तो आप पैराशूट के थ्रू शादाब को ले आए। तो ये फिर बार बार बैगेज को कैरी करना, चाहे वो बाबर आजम की मद में हो, शादाब की सूरत में हो, या शहनशाह अफरीदी हो, जो कि एक इंजर्ड प्लेयर है, और उसको आपको कैरी किया। कमिंग बैक टू दिस मैच, पाकिस्तान के देखें बड़ी सिंपल से कुछ लैप्सेस हैं जो शायद गली मोहल्ले की क्रिकेट जानता है वो भी इस पे बात कर रहा है आज। वो ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फॉर द ओवर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर रीसेंट पास्ट एज वेल, वो है आपकी बॉलिंग। और आपकी जो प्रॉब्लम रहा वो चेज है। अगर इस इवेंट के अंदर देखें, इस पिच को कंसिडरेशन में रखें, तो 3 मैचेस इस पिच पे हुए हैं। तीनों मैचेस के अंदर वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है, क्योंकि विकेट स्लो है, बॉल बाद में और ग्रिप करता है, स्पिन करता है और स्लो आता है। अच्छा, इस पे क्या करना था? सिंपली आपने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में होम सॉइल पे सीरीज खेली, आपने तीनों दफा टॉस जीता। आप तैयारी करते हैं ना, एग्जाम होता है आपके, कोई बड़ा इवेंट होता है, आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन क्या थी? आप टॉस जीत के ऐसी पिचेस बना के आप पहले बैटिंग करते रहे। अच्छा, एक मैच आपने खेल के भी देख लिया नेदरलैंड के अगेंस्ट, और वो तो अल्लाह ने आपका करम किया कि फहीम अशरफ का कैच ड्रॉप हो गया, अदरवाइज आज आप इवेंट से बाहर होना था। दूसरा, एक तो वो ब्लंडर। दूसरा ये था कि जितनी हाइप बनी उस्मान तारिक की और आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपने पहले ओवर में एक आपने गैम्बल खेला, अल्लाह ने आपको सक्सेस दी कि अभिषेक को आपने आउट कर लिया। कप्तान 2 ओवरों में 10 रन देता है, और दूसरे एंड पे अबरार को सबको मार पड़ रही है, और कप्तान क्या करता है कि जो हमारा सबसे बड़ा वेपन है उस्मान तारिक, उसको बॉल ही नहीं देता, उसको 11वें ओवर में लेके आता है। फिर अपने 2 ओवरों में 10 रन कंसीड करता है और अपने आप को बॉलिंग नहीं देता। तो ये ऐसे कुछ डिसीजन थे जिस समय से बालातर थे। अच्छा, फिर बाबर की तरफ कुछ बैटिंग की बात करें। बाबर आजम आपका वो प्लेयर जिसपे आपने कितने सालों से इन्वेस्ट किया, लेके चले। पहले आप उससे डिमांड करते थे कि भाई तेज खेल के दिखाएं, वो बाबर से नहीं खेला गया। फिर हमने कहा कि चले नहीं बाबर, आपसे तेज नहीं खेला जाता, आपको वो रोल देते हैं कि आपने इनिंग्स को एंकर करना है, आपने लेके जाना है, डीप लेके जाना है। अब बाबर क्या कर रहा है? अब बाबर छक्के मारने की तरफ जा रहा है। यानी कि ये क्या माइंडसेट उसका अपना है, और क्या कोचिंग चल रही है इस टाइम कि किस तरह आप लेके चल रहे हैं। फिर शादाब आते हैं, शादाब साहब, और इस स्लो पिच का एक जो थोड़ा सा बेसिक क्रिकेट को जानता है, स्लो पिच और जिस ग्राउंड की डायमेंशंस बड़ी हों, बाउंड्री मैं बताता चलूं, इस ग्राउंड की 80 और 85 थी, यानी कि आम छक्का होना बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसी पिचेस के ऊपर क्या होता है कि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं करते, सॉरी आगे बॉल करते हैं, ताकि बैट्समैन चांस ले। जब चांस लेता है तो आपने देखा सूर्य कुमार यादव को, और इसी तरह आपने हार्दिक पांड्या को, वो क्या आउट हुए। तो आपने जो रन करवाए ईशान किशन से या तिलक वर्मा से थोड़ी बारी ली, या एंड में आके डुबे ने आपको मारा, आपने तो शॉर्ट बॉलिंग की, आपने तो उसको बॉल ही नहीं की। फिर वो लेफ्टी है, लेफ्टी की स्ट्रेंथ होती है लेग साइड, खासतौर पे ईशान किशन की स्ट्रेंथ है वो टांग, आपने सारी बॉल उसको लेग साइड के बाहर की, ताकि तू आराम से जहां तेरा दिल चाहता है तू मार। तो पॉइंट ये है कि जब इतने ज्यादा लैप्सेस होंगे तो आप कैसे बाहर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आपकी पूरी इस टीम में अगर आपको कोई लगता था कोई मैच विनर है तो फखर जमान है। और उसकी मिसाल इंडिया के साथ देना चाहूंगा कि उनके कप्तान को मालूम था कि पाकिस्तान रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट फंसता है, कुलदीप उनका फॉर्म में नहीं है, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो स्पेशल उसको लेके आए मैच के अंदर कि आपने उसको खिलाना है और वो पाकिस्तान के लिए थर्ड बनेगा। एक हमने क्रिमिनल नेग्लिजेंस ये की कि आप ये देखें कि आपका सबसे अच्छा बॉलर चल रहा था, इन फॉर्म जो था वो सलमान मिर्जा था, लास्ट 6-8 मंथ से कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। पहले मैच में 3 आउट किए हैं, आपने कहा जी नहीं, जो बार सबसे ज्यादा रन कंसीड करवा रहा है हमने उसी को खिलाना है, शहनशाह अफरीदी को लेके आए आप। अच्छा, फिर आपका एशिया कप के फाइनल में सबसे ज्यादा भारत के अगेंस्ट जो वेपन रहा या अच्छा रहा वो फहीम अशरफ था, वो स्लो कटर करता है, आपने 1 ओवर नहीं करवाया उससे। फिर अगर फर्दर मोर आगे बात करें कि आपने फखर जमान को किसी ना किसी तरह 3 ऑलराउंडर या 4 ऑलराउंडर, क्योंकि मैं साइम को भी अब ऑलराउंडर ही कहता हूँ, बैट्समैन तो नहीं आप उसको कह सकते, जितना वो इनकंसिस्टेंट बैटिंग में चल रहा है, आपने फखर को ऐड ही नहीं किया। ठीक, अच्छा इरफान साहब देखिए, कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, जाहिर है जिसकी प्लानिंग हो रही होती है, प्लेइंग फील्ड पे एक डिसीजन कैप्टन ने लेना होता है। कैप्टन अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा या कुछ लैप्सेस हैं तो फिर एक मैसेज डग आउट से आता है। तो क्या डग आउट में भी कोई ऐसे माइंड्स नहीं बैठे हुए, मेंटोर्स नहीं बैठे हुए, कुछ कोई ऐसा शार्प माइंडेड आदमी या डिसीजन मेकर नहीं है जो बता सके कैप्टन को कि भाई इस मौके पे ये करना है? क्या वहां पर भी कोई लैप्सेस देखता है? ईरान भाई, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया है, और ये मेरा ख्याल है लोगों को समझने के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने शायद अपनी लाइफ का कोई मैच मिस नहीं किया। मैं आपको बड़ी श्योरिटी से बता रहा हूं कि हमारे कोच को अनफॉर्चुनेटली पिच रीड करनी नहीं आती। अगर आपको पिच रीड करनी आती हो
तो आप ये जो उन्होंने पहले भी इस बात को उन्होंने एडमिट किया और बाद में उन्होंने डिफेंड किया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भारतीय कैप्टन तो कह रहे हैं कि स्टेट में हमने पहले बैटिंग करनी थी, और इसके स्टैट्स भी यही बता रहे हैं इस पिच के और इस वर्ल्ड कप के भी, कि पहले बैटिंग करने वाला इजी रहता है, बाद में जो है बैटिंग मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, आपकी पिच ज्यादा स्लो होती है। तो उसने कहा नहीं, ओवर डिसीजन वाज एब्सोल्युटली फाइन, हमें ऐसे ही करना था, बाद पहले बहुत ज्यादा ग्रिप हो रही थी, या तो वो किसी और दुनिया में रहता है और ये जितने हम लोग हैं हम किसी और दुनिया की क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। फिर उसका एक और प्रॉब्लम देखें कि जब उसको बार बार, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी अगर आप उसका रोल मॉडल आप देखते हैं, जो मॉडल देखते हैं, वो क्या है कि ऑलराउंडर पे भर्ती कर दी है टीम। इस टीम के अंदर भी देखें कि आपके पास स्पेशल बैटर ही कोई नहीं है, अगर बैटर है तो बॉलर कोई नहीं है पूरे, यानी कि स्पिन आपके पास 2 स्पिनर है जो रेगुलर स्पिनर हैं, बाकी तो 4 ऑलराउंडर हैं। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी आपने 3-4 आपके बैटर हैं, बाकी 4 आपके ऑलराउंडर हैं। तो आपने अपने किसी ना किसी पार्ट को स्ट्रेंथन करना था। तो जो आपने बात की कोच के लिहाज से, कोच का अनफॉर्चुनेटली सबसे पहला बेसिक उसका जो उसकी उसकी अप्रोच होनी चाहिए वो पिच रीडिंग होती है, तो उसमें भाई साहब बिल्कुल जीरो है। दूसरा, मैंने एशिया कप के दौरान ना उनसे एक क्वेश्चन पूछा, रेहान भाई, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए। मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तान जो रिसेंट पास में सबसे स्ट्रगल कर रहा है, हमारे बॉलर जो है वो स्पिन को हाथ से रीड नहीं कर पा रहे, ये तो क्लब लेवल की क्रिकेट के अंदर भी हमने कभी नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे बड़ा एक सरप्राइजिंग और वेird किस्म का आंसर दिया। उन्होंने कहा जी, देयर इज नो नीड एज सच कि आप पिच हाथ से रीड करें, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि जो क्रिकेट की ABC जानता है, वो जानता है कि अगर कोई बंदा ये अप्रोच के साथ बात कर रहा है तो वो क्रिकेट के किसी सर्कल के दूर करीब से भी नहीं गुजरा। ये अनफॉर्चुनेटली कुछ वो सर्टन माइंडसेट है जिन्होंने बुकिश वाले जो कोचेज है ना, ये वो है, इनका ग्राउंड से या चीजों से, रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। और वो किसको एलिवेट करते हैं, अपने घर में अपनी मर्जी की पिचेस बना के बांग्लादेश से जीत लिया, अफगानिस्तान से जीत लिया, आपने कोई ट्राई नेशन जीत ली तो कहा जी हमने तो बहुत परफॉर्मेंसेस दे दी। देखे रेहान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आपके सिस्टम से जब विक्ट्रीज निकलती है ना, बिलीव ऑन मी, आपकी वो स्पोर्ट्स सबसे लीड होती है। हमने हॉकी के साथ भी देखा है, हमने स्क्वॉश के साथ भी देखा है। इस पूरी डिप्राइव्ड नेशन को, पूरी नेशन को जो यूनाइट करती है वो क्रिकेट है। अब चेयरमैन साहब ने ओबियसली स्टेडियम का जो काम किया है, वो ये सारा जितना जबरदस्त चीजें कर छोड़ी है, भारत को आंखों में आंखें डाल दी है, तो आपकी टीम ने ये आप परफॉर्म करके अपनी पूरी नेशन को ऊपर करना था। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये हमारे प्लेयर हैं जो 14-15 हैं, ये अनफॉर्चुनेटली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये मेंटली एब्सोल्युटली इस काबिल ही नहीं रहे, मुझे लगता है कि ये प्रेशर को बेयर कर सके। खासतौर पे नाम भी लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ का नाम आपने लिया है। शाहीन की क्रिकेट T20 में अंटिल अनलेस डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, नहीं खिलाना चाहिए। बाबर 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बार बार आप ले आते हैं। मेरा ख्याल है T20 में हमको अल्लाह हाफिज कहना चाहिए, यंग ब्लड को लेके आए, इनफ इज इनफ। आप 5-6 साल से कितनी दफा हारेंगे, हर ICC का इवेंट हम हारे हैं, हर दफा इनसे हारे हैं, 9 दफा हम कंसेक्टिव भारत से हार चुके हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा दुनिया का राइवलरी है, मुकाबला है, हाइप है, वो तो होनी नहीं चाहिए। मेरा नहीं टाइम has come when we need to take big decisions। इरफान साहब, लास्टली अब हमारा टूर्नामेंट में स्कोप क्या है? अब जैसे हम 18th को नामीबिया से खेलने जा रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा ही मतलब वो क्या कहना चाहिए, बड़ा मायूब लग रहा है कि नामीबिया से अगर हम, ज़ाहिर है T20 के अंदर तो नहीं पता चलता, अगर हम हार गए उस रोज़ और वो फिर हार्ड लक कह के और फिर टूर्नामेंट से तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, मतलब या अगर मगर पे आ जाएगा, तो स्कोप क्या देख रहे हैं आप हमारा इस टूर्नामेंट के अंदर? बिल्कुल, ये तो बड़ा लकी रहा, जिस तरह मैंने शुरू में हैविंग सेड दैट कि अगर आप वो फाइम का कैच हो जाता तो हम शायद कल वर्ल्ड कप से बाहर थे, वो नेदरलैंड के अगेंस्ट। अब अल्लाह ने एक मौका की दिया, वो जीत गए, कल आप हार गए। अब वो मैच ओबियसली डू एंड डाई है आपके पास, और आप इस पोजीशन में हैं और इतने आप मेंटली शटर्ड हैं कि आपको समझ नहीं आ रही अब उसका भी क्या करना, और हम उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं। बस वो जीते, अब जो होना था वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, कुछ नया सोचें। कप्तान को भी मेरा ख्याल है अपनी आउटर स्किन आना पड़ेगा। बहुत हो गया कोच के पीछे छुपने की बात के, कोच ने ये कहा, कोच ने ये कहा, मैंने उसकी बात मानी। अब वो खुद भी अपनी प्रेजेंस शो करे, अपने को डिसीजन ले, शायद उसके लिए और बाकियों के लिए, बहुत से वालों के लिए ये लास्ट इवेंट है। तो अगर ये अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन मैं आपको रेहान भाई साथ ये जाते हुए जरूर बात करूंगा, आप हो सकता है सुपर 8 में जाए, आप सेमीफाइनल जीते, हो सकता है आप टाइटल जीते, बट इट डजंट मीन जो आप ये कंटिन्यूसली ब्लंडर करते आ रहे हैं कि जो अपनी डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं दे रहे, जो PSL की बेसिस के ऊपर लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, आप जो एक सर्टन वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करके मेरिट को कई दफा आप पीछे कर देते हैं, ये काउंटेबल मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब को
हमारे सिलेक्टर्स को भी करना पड़ेगा कि भाई जो बच्चा बार बार परफॉर्म कर रहा है और इनको किन बेसिस के ऊपर लाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है उनको इन पे भी अब देखने की जरूरत है। और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर आपने अपनी स्पोर्ट्स को एलिवेट करना है तो आपको राइट पर्सन को राइट जॉब लगाना पड़ेगा, सिस्टम को पूरा डेवलप करना पड़ेगा, आपको वो बच्चा खिलाना पड़ेगा, ना सिर्फ नाम के ऊपर। बाबर, शाहीन, अब देखिए नजला किस पे गिरा वर्ल्ड कप से पहले कि जी हारिस रऊफ क्रंच मोमेंट के ऊपर आके मैच हरा देता है। तो भाई इन्होंने कौन सा जिताया था? आपको क्या बाबर का कोई 8 साल में मैच याद आ रहा है जो बाबर ने जिताया? शाहीन का कोई मैच आपको याद आ रहा है कि जो उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीता हो? हम तो कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे। ये हर दफा फैन इस नेशन पूरी यूनाइट होती है कि शायद इसको हमें कहीं ना कहीं ये प्लेयर देंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पूरी नेशन को यूनाइट ये सपोर्ट करती है, एंटरटेनमेंट ये प्रोवाइड करती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब वो काम कर रहे हैं, ये 14-15 लोग मिलके, कि ये एक खुशी है इस पूरी नेशन के पास, उसको डिप्राइव कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि हमें हार्ड डिसीजन लेने होंगे, हमें कुछ ऐसे फैसले करने होंगे डिस्पाइट ऑफ इट, रिगार्डलेस कि आपको विक्ट्रीज मिलती है, विक्ट्रीज नहीं मिलती, बट कुछ चीजें ना बहुत ऑब्वियस हैं, उसकी तरफ आपको जाना है। और मैं बार बार जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, हेल्म ऑफ अफेयर में लोग हैं, उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस दफा ना कोई प्रॉपर इसको डायसेक्शन करके ये सारी चीजें कर दें। कोई मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन एक दफा ये कर छोड़िए, ताकि ये स्पोर्ट जो है ना, ये हमारे लिए मेयर स्पोर्ट नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान वाले इसको सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको ये कह के कि खाली स्पोर्ट है जी, क्या हो गया, हार जीत है, ये इस कौम के साथ जाती होगी। बिल्कुल सही। यू कैन नॉट इजीली गेट, इसके बाद हार जीत तो होती रहती है। द टाइम हैज़ कम। इरफान ज़हीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि अब बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मुझे गुफ्तगू से वो सचिन तेंदुलकर का वो यादगार स्टेटमेंट भी याद आ रहा था ना कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी बट क्लास इज़ परमानेंट। तो एटलीस्ट यू हैव टू शो द क्लास। अगर क्लास है तो दिखाएं ना, कब दिखाएंगे? लेट्स टेक अबाउट ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। बानी पीटीआई की सेहत के मामले ने सियासी मैदान में फ़ज़ा खासी कशीदा कर दी और इस हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ ज़ोर पकड़ रही हैं। सबसे नुमाया तासुर ये उभर रहा है कि बानी पीटीआई की मेडिकल ग्राउंड्स पर मुमकिन रिहाई करीब है और हुकूमत भी इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं कर रही। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अटियाला जेल में डॉक्टर्स के मुआयने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी रहा। पार्टी का मौक़िफ़ है कि ऐसे हसास मामले में फ़ैसला साजी का हक़ सिर्फ बानी पीटीआई की फैमिली और ज़ाती मौलजीन का है और उनकी मौजूदगी के बगैर किसी मुआयने या रिपोर्ट को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बानी पीटीआई की बहनें उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पर, उनके मेडिकल चेकअप पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अटियाला जेल में डॉक्टर्स की जानिब से बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के वक्त दावत देने के बावजूद पीटीआई का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की ऑफर के बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा अटियाला जेल नहीं पहुंचा। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स की जो खुसूसी टीम है और पीटीआई रहनुमाओं का 1-1.5 घंटे तक इंतज़ार करती रही। बाखबर ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने हालिया कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पसे पर्दा राब्तों के ज़रिए मामले को संभालने की कोशिश की और ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा को खुसूसी सरकारी गाड़ी के ज़रिए पार्लियामेंट हाउस लाया गया, जहाँ उन्हें सरकारी मौलजीन और बानी पीटीआई के ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का कहना है कि ब्रीफिंग के बाद बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से मुतमईन दिखाई दिए, जबकि हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ भी दी गई कि अगर बानी पीटीआई की तबीयत ख़राब होने की सूरत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा तो बैरिस्टर गौहर को साथ ले जाया जाएगा। ताहम ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने पार्टी अरकान और सोशल मीडिया पर मुमकिन तनकीद के खदशे के बायस ये पेशकश मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के मुतमईन होने के बाद पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जारी धरना ख़त्म किया गया। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम तफसीलात अलीमा खान के साथ शेयर की। ताहम ज़राए का कहना है कि जो अलीमा खान के सख्त मौक़िफ़ के बायस ताहाल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना ख़त्म नहीं किया जा सकता और मज़ीद ये कि अलीमा खान की जानिब से पार्टी के धरने को ही स्क्रिप्टेड करार देकर सोशल मीडिया पर तनकीद कराए जाने का भी इंकशाफ सामने आया, जिसके बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफात मज़ीद नुमाया हो गए हैं। अब हुकूमती हलकों की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के सेहत से ज़्यादा इस पर सियासत कर रही है और बानी पीटीआई की सेहत पर पार्टी में तकसीम भी गहरी है, जबकि बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन खान कहती हैं कि पार्टी रहनुमाओं को ये बताया गया है कि बानी कभी बाहर आना ही नहीं। पार्टी को तसल्ली दी गई है कि बानी पीटीआई अब ख़त्म है, लेकिन हकीकत में ये पार्टी के लोग ख़त्म हो रहे हैं। अब ये रिजेंटमेंट है पार्टी के अपने लोगों से, और रिजेंटमेंट किसकी है? ख़ुद बानी पीटीआई के हमशीरा की। और उधर आज़म नज़ीर तारड़ साहब एग्री कर रहे हैं इस बात से कि बानी पीटीआई की एक आँख की जो है वो सर्टेन परसेंटेज
ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दानियाल चौधरी और हनीफ अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो बानी पीटीआई के बाहर जाने के इम्कानात को भी रद्द नहीं कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मैं ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बानी पीटीआई की सेहत को लेके पार्टी के अपने अंदर जो नैरेटिव है वो खासा डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिजेंटमेंट भी नज़र आ रही है, तो क्या वजह है सर ऐसी सिचुएशन को पीटीआई कैपिटलाइज कर पाएगी सर इस तरह की सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इस वक्त जो बानी पीटीआई के रेफरेंस से देखें, पहले इसके ऊपर हुकूमत ने जब सियासत की, मैंने इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया कि जो भी कोई बीमारी का मामला है वो कतन आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हुकूमत उसके ऊपर सियासत करे, हॉस्पिटल आए तो बताए ना, वो हो ये हो, इस किस्म की। इस पे बहुत शदीद ऑब्जेक्शन किया गया और उसके नतीजे में मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने अपना जो मौक़िफ़ है और अपना कंडक्ट जो है उसको मेंट किया है और अब वो उसी तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह उन्हें बिहेव करना चाहिए और तमाम फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। और ये दोनों वज़रा ने जो बातें की हैं, देखें इलाज जो है वो इलाज के लिए जाना डील नहीं होती। अगर कोई हकीकी बीमारी हो उसके ऊपर आप हॉस्पिटल जाएं या उसके ऊपर आप किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जाएं, उसके ऊपर डील कहना बाहमी रजामंदी की बात नहीं है। अगर किसी का भी ट्रीटमेंट होना हो, मैं इसके ऊपर पिछले दिनों में काफ़ी कुछ कह भी चुका हूँ कि उसके लिए जो भी कुछ किया जाएगा वो उसका रेफरेंस से वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे होगा। उस पर ना डिस्कशंस होनी चाहिए, ना ठट्ठा होना चाहिए और ना मजाक होना चाहिए। तीसरी चीज जो है फैमिली के बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फैमिली क्या है। खान साहब की ज़ात जो है वो फैमिली है, उसका उनके डिसीजंस अपनी ज़ात के बारे में वो सबसे मुकद्दम है। उसके बाद जो चीज़ मुकद्दम है वो उनकी बेगम साहिबा हैं जो कि इस वक्त उनकी मशावरत में हैं। वो जो भी फैसला करती हैं वो एक मुकद्दम फैसला होगा। उसके बाद जो इमीडिएट ब्लड रिलेशन जो कि उनके बारे में कंसल्ट किया जाना चाहिए वो उनके बेटे हैं। ये तीन रिश्ते जो हैं ये डायरेक्ट उनके साथ रिलेटेड रिश्ते हैं। उसके बाद जो फिर बाकी फैमिली आती है, फैमिली में बहनें हैं, बहनों का कंसर्न्स होते हैं, डेफिनेटली उसकी एक इम्पोर्टेंस है। और इसी तरह से पार्टी है, पार्टी का एक वो है, उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फैमिली के लोगों की तरफ से पार्टी के साथ इसको कोई सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। देखें, अगर हम हुकूमत को मना करते हैं कि आप इस पे सियासत ना करो, अगर मैं जरदारी साहब पे इतराज़ करता हूँ कि इस पे ठट्ठा ना लगाओ, अगर हम मिनिस्टरों को कहते हैं कि इस पे कुछ ना करो, तो मैं फैमिली मेंबर्स को भी यही कहूँगा कि वो इस वक्त उनकी जो प्राइम होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो बानी पीटीआई की सेहत होनी चाहिए। उनका सारे सवाल और सारे बिल्कुल सही दुरानी साहब। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या मेडिकल ग्राउंड्स पे बानी पीटीआई को फैसिलिटीज मिलना जाहिर है एक कैदी का भी हक होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स में से एक है। इसको आप कहते हैं कि इसी तरह देखा जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या करेंगे, माजी में अगर हमने इन ग्राउंड्स के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स को डील या ढील मिलते हुए या रिलीफ मिलते देखा ना हो, तो चलिए हम इस आर्ग्यूमेंट को बाय कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं और रिसेंटली तो ज़ाहिर है सब मियां नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मिलने वाले रिलीफ से वाकिफ़ है। तो क्या माहौल कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पर भी अल्टीमेटली दिस पाथ लीड्स टू काइंड ऑफ डील या ढील? आप प्लेटलेट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। रिलीफ देखें, मैं उसके बारे में ये मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मेरी अभी भी ओपिनियन है कि इमरान खान अपनी ज़ात हो या अपना कोई भी सियासी फैसला हो उसमें वो डील नहीं करेगा किसी भी सूरत में। लेकिन अगर हुकूमत चाहे कि किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में उनको ट्रांसफ़र किया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। वो इन्फॉर्म कर सकती है, वो हेल्थ के लिए कोई भी एक्शन उठा सकती है। ये सिर्फ लिमिटेशन की बात नहीं है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पर भी उनका सेहत का ख्याल रखा जा सके, बेहतरीन ख्याल रखा जाए, वहां उनको वो ख्याल मिलना चाहिए। इसलिए अच्छा, अब यह है कि अगर उसके पीछे से कोई बैकड्रॉप में कोई सियासी ड्रामा चल रहा होगा,
कोई मैनेजमेंट चल रही होगी, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होगी। तो ये तो फिर देखें, ये सारी चीजें जो हैं इनको टाइम एक्सपोज आपके पास इत्तलात क्या है? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है मेरा ये या बातचीत चल रही है इसके? हाँ, इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि इनिशियली जो है मियाँ साहब ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जरदारी साहब ने भी इनिशियली प्ले किया, लेकिन वो अब मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। जरदारी साहब को तो उनके चेयरमैन ने ऑर्डर दिया था, ये मैं क्लियर कर दूं कि जरदारी साहब को बिलावल भुट्टो, जो कि हुज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, उन्होंने ऑर्डर दिया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी के ऊपर कि आप रिकंसिलिएशन के लिए रोल प्ले करें। इसलिए अगर वो कोई रोल प्ले करते हैं या उन्होंने किया है या वो करना चाहते हैं, तो ये उनका जात से आगे बढ़ते हुए पार्टी चेयरमैन का ऑर्डर भी है, तो उन्हें उसको भी ओबे करना चाहिए मेरे ख्याल में। इस पे अगर कोई एतराज करता है तो करता रहे, लेकिन मेरा तो यही राय है कि ये उनको पार्टी चेयरमैन ने ये बात कही है। ठीक है, दुरानी साहब के मुनक़ता हुआ है। मोहम्मद अली दुरानी साबिक़ वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ हम। सोलर सारिफीन के लिए एक अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा ने मौजूदा सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला किया है। इस हवाले से नेपरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस पर 30 रोज़ के अंदर अवामी आरा तलब की गई है, जबकि ये तरमीम 9 फरवरी 2026 से नाफिजुल अमल होंगी। बज़ाहिर ये एक सादा इंतजामी फैसला लगता है, लेकिन दरहकीकत ये कदम पाकिस्तान के तवानाई शोबे, सारिफीन के एतमाद और मुस्तकबिल की सरमायाकारी पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। इस फैसले का सबसे अहम पहलू यह है कि इससे मौजूदा सोलर सारिफीन को पॉलिसी अदम इस्तेहकाम के खदशे से वक्ती तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। गुज़श्ता चंद माह से यह बहस शिद्दत इख्तियार कर रही थी कि नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम कौमी ग्रिड पर, नेशनल ग्रिड पर बोझ बन रहा है और हुकूमत को इससे माली नुकसान हो रहा है, जिसके बायस पॉलिसी में सख्त तब्दीलियों की बात की जा रही थी। ऐसे माहौल में नेपरा का यह ऐलान उन हज़ारों सारिफीन के लिए रिलीफ के मुतरादिफ है जिन्होंने लाखों रुपए की सरमायाकारी करके सोलर सिस्टम्स लगाए थे और जिनकी मनसूबाबंदी नेट मीटरिंग के मौजूदा फ़वाइद को मद्देनज़र रखकर की गई थी। अब तवानाई पॉलिसी के तनाजुर में देखा जाए तो माहिरीन के नज़दीक नेट मीटरिंग सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि एक तरगीबी निज़ाम है, जिसके ज़रिए रियासत शहरियों को बिजली की पैदावार में शराकतदार बनाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बिजली के नर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं, फ्यूल इम्पोर्ट का दबाव है और माहौलियाती मसाइल भी संगीन हो रहे हैं, वहाँ सोलर एनर्जी एक सस्ता, साफ़ और तवील मुद्दती हल बन सकती है। ऐसे में नेपरा का मौजूदा सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ देना दरअसल इस हकीकत का एतराफ़ भी है कि अगर पॉलिसी बार बार बदली जाए तो अवाम और सरमायाकार दोनों का एतमाद मजरूह होता है। ताहम इस खबर के साथ असल सवाल यह है कि मुस्तकबिल के सारिफीन के लिए क्या पॉलिसी बनाई जा रही है। अगर तरमीमी मुसव्वदे में नए सारिफीन के लिए सख्त शराइत, कम रेट्स या इजाफी टैक्स रखे गए तो इससे सोलर सेक्टर की रफ्तार सुस्त हो सकती है और ये पॉलिसी दो तबकों में तकसीम हो जाएगी। यूँ एक तरफ पुराने सारिफीन महफूज रहेंगे, लेकिन दूसरी जानिब नई सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है जो मजमूई तौर पर काबिल तजदीद तवानाई की कौमी हदफ के खिलाफ जाएगी। बहरहाल नेपरा का ये फैसला बाजार रिलीफ पैकेज है, लेकिन असल अहमियत इस बात की है कि आने वाली मुकम्मल सोलर पॉलिसी कितनी मुतवाज़न, शफाफ और तवील मुद्दती होगी। अगर पॉलिसी सिर्फ माली खसारा कम करने में महदूद रही और सारिफीन के एतमाद को नज़रअंदाज किया गया तो ये रिलीफ आर्जी साबित होगा, लेकिन अगर इसे एक जामे तवानाई विजन के साथ जोड़ा गया तो यही फैसला पाकिस्तान के लिए तवानाई खुद मुख्तारी की बुनियाद बन सकता है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुल्क में बदउनवानी का मसला एक बार फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया है। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा तरीन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान को 100 में से सिर्फ 28 नंबर्स मिले और 182 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 136वां रहा है। गो के 2024 के मुकाबले में एक नंबर की मामूली बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान अब भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां बदउनवानी एक संगीन और साख्ती मसला समझा जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दरअसल किसी मुल्क में असल करप्शन नहीं बल्कि इसके बारे में अवाम, माहिरीन और कारोबारी तबके के तासुर को जाहिर करता है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया पाकिस्तान के रियासती निज़ाम को कितना शफाफ या गैर शफाफ समझती है। इस लिहाज से कम नंबर्स का मतलब ये होता है कि रियासती इदारों पर एतमाद कम है और फैसला साजी में बदउनवानी का पहलू नुमाया समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ एक इदारे
राइटर्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान में सियासी और इदारा जाती सतह पर कुछ बेहतरी की निशानदेही की है, जबकि दो बड़े आलमी इदारों ने सूरत हाल को मजीद ख़राब करार दिया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक रिश्वत, गैर रस्मी अदायगियाँ और सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल पर कारोबारी तबका शदीद अदम इत्मीनान का शिकार है। इसी तरह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के नज़दीक पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, एहतसाब और इंसाफ के निज़ाम में मुसलसल कमजोरियां मौजूद हैं। अब इसी पस मंज़र में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का गहराई से जायजा लेने के लिए आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी है। इस कमेटी का मकसद ये जांचना है कि पाकिस्तान किन शोबों में बदउनवानी के खिलाफ इकदामात में पीछे है और किन इदारा जाती कमजोरियों की वजह से शफाफियत कायम नहीं हो पा रही। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान में बदउनवानी की बुनियादी वजूहात क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह इदारा जाती कमजोरी है, जहाँ एहतसाब के इदारे खुद सियासी दबाव, कानूनी पाबंदियों का शिकार है। दूसरा बड़ा मसला यह है कि हुकूमती निज़ाम में शफाफियत का फुकदान है। सरकारी फैसले अक्सर बंद कमरों में होते हैं और आवाम को मालूम ही नहीं होता कि पॉलिसी कैसे बनती है और किन मफादात की बुनियाद पर यह बनाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें एक अहम हवाला कौमी एहतसाब ब्यूरो से मुताल्लिक है। जब नैब जैसे मरकज़ी एहतसाबी इदारे के हाथ बांध दिए जाएँ और 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन के केसेस को इसके दायरे इख्तियार से बाहर कर दिया जाए, तो इसका बराह रास्त मतलब ये होता है कि हज़ारों छोटे लेकिन मुनज़्ज़म करप्शन केसेस अमली तौर पर एहतसाब से बाहर हो जाते हैं। नतीजतन एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ छोटी करप्शन मामूली बन जाती है और यही छोटी करप्शन दरअसल निज़ाम को अंदर से खोखला कर रही होती है। जब एक मुल्क में यह पैगाम जाए कि ताकतवर तबकात और बड़े केसेस पर हाथ डालना मुमकिन नहीं और छोटे केसेस कानून के दायरे से निकल चुके हैं, तो एहतसाब एक अलामती अमल बनकर रह जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बदउनवानी महज चंद अफराद का मसला नहीं बल्कि पूरे गवर्नेंस सिस्टम का बहरान। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज़ाद माहिरीन की कमेटी का क़याम इस लिहाज से अहम है कि यह पहला मौका है। लेकिन ज़ाहिर है अगर नैब जैसे इदारे उस तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान करप्शन के अंदर एक दर्जा मामूली कमी से को बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो यकीनन बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। इदारे बेहतर परफॉर्म करेंगे, करप्शन करने वालों को बेनकाब करेंगे, पकड़ेंगे, तो यकीनन असल पिक्चर सामने आएगी। अदरवाइज जाहिर है ये परसेप्शन से क्या फ़र्क पड़ता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।